दोस्तों, हम तो ठीक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सकुशल होंगे। फ्रेंड, आज हम देखेंगे सी टेट में 2022 सोशल साइंस 6 से 8 तक, मतलब जूनियर का सोशल साइंस कोई पढ़ाता नहीं है, इसलिए मैं पेडागॉजी का पार्ट केवल बताऊंगा। और ये 6/2/2023 का पेपर है, इसको हम देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? आप लोग उत्तर करिएगा। परिवेश की शैलियाँ, दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिक ढांचा संरचना, तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी अनुभव, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत रुचि। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है? आजकल का पेपर जो बन रहा है उसका स्टेटस यही है। फ्रेंड, बहुत अच्छे से देखिए आप लोग। जान लीजिए कि जो आजकल का जो पैटर्न चेंज हुआ है, सीटेट का पैटर्न हूबहू है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं बताता हूँ। इसका परिवेश की शैलियां भी सही है, आनुवांशिक ढांचा संरचना भी सही है, विद्यालयी अनुभव भी सही है, व्यक्तिगत रुचि भी सही है। क्योंकि एक बच्चे की वृद्धि और विकास की बात कर रहा है। वृद्धि और विकास के लिए आनुवांशिकता का होना भी जरूरी है, अच्छा परिवेश भी होना जरूरी है, और विद्यालयी अनुभव लेगा तभी तो उसका विकास संभव हो पाएगा। व्यक्तिगत रुचि मतलब खुद से रुचि लेना भी जरूरी है। इसलिए डी फॉर डेनमार्क आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है, एक आयामी और रैखिक होता है। सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होता है। वंशागत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया से होता है। चौथा ऑप्शन है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आप लोग बताएंगे, तब हम उसके बाद उत्तर बताएंगे क्या उत्तर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन मतलब विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक आयामी और रैखिक होता है। तीसरा ऑप्शन, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होती है। चौथा ऑप्शन है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक के आगे बढ़ता है। फ्रेंड, अब हम उत्तर बताने जा रहे हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। सी इसलिए होगा क्योंकि मानव विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये वो तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम होता है, क्योंकि बच्चों का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुक्रम और पर्यावरणीय प्रभाव पर निर्भर करता है। फ्रेंड देखिए, जिससे किसी बच्चे का अगर विकास की बात करें, विकास में हमेशा जितना आनुवंशिकता का प्रभाव रहता है उतना ही अच्छे वातावरण का। इसलिए अच्छे विकास के लिए बच्चों के वातावरण और आनुवंशिकता दोनों अंतःक्रिया करके तभी अच्छा विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अभिकथन है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। अब कारण है, तर्क दिया है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। आप लोग उत्तर करिए, सही विकल्प चुने। मैं विकल्प बता दे रहा हूं, आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में उत्तर। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोथ ए और आर दोनों गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल ए और आर दोनों गलत ही होंगे, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, तर्क दिया है, अभिकथन है सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। अरे भाई, व्यक्तिक विभिन्नता कहाँ जाएगी? अगर एक ही चरणों से सभी लोग एक समान गति से विकास करेंगे तो व्यक्तिक विभिन्नता कहाँ जाएगी? व्यक्तिक विभिन्नता हर व्यक्ति में पाई जाती है, जिसकी वजह से एक समान विकास नहीं हो सकता। तर्क दे रहा है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। बिल्कुल नहीं, एक आयामी हो ही नहीं सकता। एक आयामी मतलब एक तरीके से बढ़ना, इसलिए ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग उत्तर देख लीजिए, इसमें जो दिया है उसको भी मैं बता दे रहा हूं। बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि हर बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। अभिकथन ए सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चे भिन्न तरीके से अलग अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तर्क आर बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी होता है, अतः इस संदर्भ में ए और आर दोनों गलत है। हम इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि हम अपना उत्तर तो बता देते हैं, हम चाहते हैं कि जो इसमें दिया है उत्तर वो भी आप लोग जाने, क्योंकि हम अपने समझ से जो बताते हैं सही बताते हैं। देखिए, हमारी ये दूसरी क्लास है और भाई अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। आप बताइए हमको, समाजीकरण स्कूल में ही होता है, ये कहाँ सही है? मैं तो अभिकथन ही कह रहा हूँ गलत है इसका, क्योंकि समाजीकरण तो उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा, नन्हा बच्चा जब परिवार में पास पड़ोस से मिलना जुलना शुरू करता है तभी उसका समाजीकरण हो जाता है। इसका अभिकथन ही गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन का क्या। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। स्कूल प्राथमिक समाजीकरण की एकमात्र संस्था हो सकता है, लेकिन द्वितीयक नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिक में ही स्कूल भी आएगा और एकमात्र संस्था कैसे हो जाएगी? देखते हैं उत्तर क्या है। आप लोग उत्तर करिए कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड, इसमें डी ऑप्शन सही है। इसलिए सही है क्योंकि अभिकथन गलत दिया हुआ है, और अभिकथन ही नहीं, इसका रीजन भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि एकमात्र स्कूल एकमात्र द्वितीय समाजीकरण संस्था है ऐसा कहीं नहीं है। ये गलत बात है। द्वितीय में बहुत से समाजीकरण संस्था आ जाएंगे, इसलिए ये गलत है। देखते हैं इसमें उत्तर क्या दिया है, ये भी आप लोग देख लीजिए।
फ्रेंड, इसमें दिया है सामाजिकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशल को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समाजीकरण के प्रमुख एजेंटों में परिवार और स्कूल शामिल हैं, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे धर्म और कानूनी व्यवस्था भी शामिल होते हैं। अतः इस संदर्भ में समाजीकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया व आसपास वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक समाजीकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पास पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी, समाज के कानून आदि इस प्रकार ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड, वही जो मैं बताया हूँ वही सही है। इसमें वही व्याख्या किया है कि मतलब समाजीकरण में एकमात्र स्कूल द्वितीयक संस्था नहीं है। समाजीकरण में मीडिया, परिवार, पास पड़ोस अन्य भी हैं जो सब द्वितीयक संस्था में आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? पहला उत्तर पारंपरिक स्तर, बी ऑप्शन पूर्व पारंपरिक स्तर, सी ऑप्शन अमूर्त स्तर, डी ऑप्शन पारंपरिक पारंपरिक स्तर। फ्रेंड, आप लोग फटाफट उत्तर करिए। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के किस स्तर पर है सीमा? क्योंकि वह आज्ञा पालन कर रही है। आज्ञा पालन करने का मतलब ये होता है यह 9 वर्ष तक पाया जाता है, जो कि आज्ञा पालन में ही आता है। मतलब 9 वर्ष तक बच्चे दंडकारिता और आज्ञा पालन करते हैं माता पिता का। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में, देख लेंगे। फिलहाल ये बी उत्तर सही है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। ये कोहलबर्ग एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेन क्या है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोइयों से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है। यह लगभग 9 वर्ष तक रहता है। इस उम्र में बच्चों के निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं। इसके 2 चरण होते हैं, आज्ञाकारिता और दंड। दूसरा चरण है व्यक्तिवाद और विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन द्वारा, बी ऑप्शन पुनर्बलन द्वारा, सी ऑप्शन पूर्वाभ्यास द्वारा, डी ऑप्शन एल्गोरिथम कलन विधि द्वारा। फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तब मैं उत्तर बताऊं। कुछ सेकंड का मौका देता हूं आप लोगों को। चलिए मैं उत्तर बताता हूं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, अनुकूलन के द्वारा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं करके दिखा दे रहा हूं। अनुकूलन द्वारा इसलिए होता है क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक में प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उसे उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यह क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है, वातावरण के साथ मनुष्य का संबंध होता है। आगे चलते हैं।
उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। यह कह सकते हैं इस प्रकार जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम द्वारा सीखता है, अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सम्मिलित जोड़ी कौन सी है? पहला ऑप्शन संवेदी चालक अवस्था, जो नाटकीय खेल में संलग्न है। बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु व स्थायित्व का प्रारंभ होना। अगला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। अगला है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो फ्रेंड इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अनुसार। एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, एक अमूर्त होता है, एक संवेदी गामक होता है, और एक, चलिए मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूं। डी ऑप्शन इसमें सही है। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ा है। संवेदी पेशीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक इंद्रिय शिक्षक प्रतिवर्त क्रिया अंतरंग व्यवहार इसमें होता है, जन्म से 2 वर्ष तक जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। नेक्स्ट है इसी का एक्सप्लेनेशन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसमें भाषा विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होता है, अहम केंद्रवाद होता है, जीववाद होता है। तीसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, जिसमें तर्क शुरू होता है, प्रतिवर्ती होता है, वर्गीकरण होता है, संरक्षण होता है। फ्रेंड नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? एक अवस्था छूटा हुआ था, जो कि है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से किशोरावस्था तक। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला ऑप्शन है संवाद, दूसरा ऑप्शन है सजा, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार। आप लोग उत्तर बताइए तब मैं बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए जल्दी जल्दी। देखिए जितने नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव ऑप्शन पहले आप लोग काटा करिए। सीटेट परीक्षा देने जाएं अगर, तो नेगेटिव ऑप्शन आप लोग काट देंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। इसमें कह रहा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जानते हैं आप लोग इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है? पुरस्कार तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुरस्कार दे करके कोई भी बच्चा नहीं सीख सकता है, नेगेटिव वर्ड है। सजा भी नहीं हो सकता, सजा भी काट दीजिए।
व्याख्यान भी नहीं हो सकता। आप व्याख्या करते जाएंगे और बच्चा सीख लेगा, ये कैसी संभव है। बच्चा एक ऑप्शन संवाद, बिल्कुल संवाद से बच्चा सीख सकता है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो दिया हुआ है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने तथा अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या दूसरा कोई संबंधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी-कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, बीएफ स्किनर, नॉम चॉम्स्की। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक कोड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे जहाँ संज्ञानात्मक की बात आए वहां जीन पियाजे हो जाएंगे। वो कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। और जहां अंतःक्रिया की बात आए, चाहे सामाजिक अंतःक्रिया हो, चाहे प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया बच्चे के भाषिक मतलब भाषा विकास की अंतःक्रिया है, वो लेव वाइगोस्की हो जाएगा। इसका पासवर्ड यही है, लेव वाइगोस्की मतलब अंतःक्रिया। और जहां चॉम्स्की आ जाए वहां बच्चे की भाषा विकास की बात होगा। इसलिए यहाँ फ्रेंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, लेव वाइगोस्की। लेकिन हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। वाइगोस्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना था। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने की सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया से सीखते हैं। और लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड, लेव वाइगोस्की का पासवर्ड सामाजिक अंतःक्रिया है। जहां सामाजिक अंतःक्रिया या अंतःक्रिया आएगा वहां आप आंख बंद करके लेव वाइगोस्की लगा के चले आइएगा, आपको उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में पहला ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक कुछ तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। बी ऑप्शन है लय, ताल, स्वर, मधुर्य, विप्रति संवेदनशीलता। सी ऑप्शन है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। आप हमको ये बताइए, गणित का बात कर रहा है, इसमें ऑप्शन में सब संगीत दिया हुआ है, तो कट जाएगा अपने आप है, ये कट गया, ये कट गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना। जी बिल्कुल, ये सही उत्तर है आपका, क्योंकि गणित में संगीत, ताल, स्वर ये सब नहीं आएंगे। हेर फेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक
तर्क कुछ भी इसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे, ये भी नहीं आएगा। इसमें चौथा ऑप्शन सही, डी फॉर डेनमार्क। फिलहाल लिए हम उत्तर देखते हैं, इसमें क्या दिया एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन सही है, वही दिया हुआ है। दिया है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध शामिल है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजन की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। उन्होंने तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन और वैज्ञानिक जांच करना, स्वरूपों का पता लगाने की क्षमता, तर्क की लंबी श्रृंखला को संभालने की क्षमता को बताया है। फ्रेंड, आज हमने 10 का दम दिखाया। आज के लिए 10 क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।